देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक, मुख्य पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है क्षितिज भाग 2। उस क्षितिज भाग 2 में से हम गद्य भाग का जो पाठ है, गद्य भाग का पहला पाठ है। वैसे पाठों का जो क्रम है उसमें है 10वां पाठ, पाठ संख्या 10, जिस पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश, पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। ये पाठ हम पढ़ेंगे और ये आपकी जो पुस्तक, मुख्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उस पुस्तक का 10वां पाठ है। देखिए, ये पाठ आपकी स्क्रीन पर है। लेखक हैं, सबसे पहले पाठ में हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। नवीं कक्षा में भी आपने पढ़ा था और अब भी देखिएगा। 8वीं तक ये लेखक परिचय वगैरह आपको नहीं पढ़ने पड़े, लेकिन 9वीं 10वीं इनमें क्या है कि परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। जो इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, इनके बारे में जानकारी लेंगे कि स्वयं प्रकाश कौन है और स्वयं प्रकाश जी कहाँ के हैं, इन्होंने किस तरह का लेखन किया, इस सब के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, देखिए स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन थे। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 वैसे भी एक विशेष वर्ष रहा है अपने देश के लिए, हमारे लिए। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तो कितने खुशकिस्मत हैं ये लेखक भी, जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया। ठीक है, उसी वर्ष, जिस वर्ष अपना देश आजाद हुआ, इस वर्ष इनका भी इस दुनिया में आगमन हुआ। और ये इंदौर के रहने वाले हैं, इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। हालांकि ये कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के, इंदौर के रहने वाले थे, लेकिन इनका जो बचपन है और नौकरी का भी जो बड़ा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा कहने का मतलब नौकरी का भी बहुत ज्यादा समय, अधिकाधिक जो नौकरी का समय है वह भी ज्यादा से ज्यादा समय वो राजस्थान में बीता। इन्होंने नौकरी भी यहाँ राजस्थान में रहकर की और इनका बचपन भी लगभग राजस्थान में ही बीता। हो सकता है इनके पिताजी यहाँ राजस्थान में रहते रहे होंगे। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वर्तमान अभी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने अपनी इच्छा से जो भी इनकी नौकरी थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में इन्होंने नौकरी की थी और उस नौकरी से अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली। रिटायरमेंट कहते हैं इंग्लिश में, जिसे आप हिंदी में कहते हैं उसको सेवानिवृत्त होना। तो सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं, आजकल भोपाल में रहते हैं। और वसुधा पत्रिका ना, एक पत्रिका जिसका नाम है वसुधा, तो वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े हुए हैं। वसुधा नामक पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं। ये तो थी इनके जीवन के बारे में, इनके जीवन के शुरुआती दौर के बारे में, जन्म के बारे में जानकारी। अब देखते हैं इनका जो लेखन है वह लेखन कैसा रहा है, क्या क्या इन्होंने लिखा है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। ये कब उभरे थे, 8वें दशक में, मतलब इनका जन्म हुआ था 1947 में, तो उसको हम 5वां दशक कहेंगे भाई। जो भी पूरी शताब्दी होती है, उस शताब्दी को 10 भागों में अगर बांटे, 10-10 वर्ष के भागों में बांटे, तो जो 5वां दशक था उसमें इनका जन्म हुआ था, उसके अंतिम सालों में उनका जन्म हुआ था। और 8वां दशक लगभग 1971 से लेकर 1980 के बीच का जो समय था वह 8वां दशक, उसमें इनका लेखन उभरा। ये लेखक के रूप में लोगों के सामने आए, लेखन प्रारंभ किया, प्रसिद्ध हुए। स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। वर्तमान समय में लिखी जाने वाली कहानियां हैं, जिस तरह की कहानी का दौर चल रहा है उसमें एक सशक्त हस्ताक्षर है, एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, महत्वपूर्ण लेखक हैं। उनके तरह कहानी संग्रह उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनके कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, 13, जिनमें
सूरज कब निकलेगा, इनके कहानी संग्रह, उनके नाम भी दिए हुए हैं। इनका एक कहानी संग्रह है, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, और आदमी जात का आदमी, ये शीर्षक है उनकी कहानी संग्रहों के। संधान, तो ये इनके विशेष जो प्रसिद्ध रहे हैं वे कहानी संग्रह हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। और उनके बीच में विनय और ईंधन, ये उपन्यास चर्चित रहे हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें से 2 उपन्यास विशेष चर्चित रहे हैं, और उन उपन्यासों के शीर्षक है, उनके नाम है बीच में विनय और दूसरा है ईंधन। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, बहुत सारी इनकी कृतियां भी प्रकाशित हुई हैं जिनमें कहानी संग्रह और उपन्यास संग्रह के कुछ के नाम भी दिए हुए हैं। और इनसे संबंधित भी प्रश्न भी पूछा जाता है कि इनके प्रमुख कौन से कहानी संग्रह हैं या कौन से उपन्यास लिखे हुए हैं इनके द्वारा, इनके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इनको कौन कौन से सम्मान मिले हुए हैं, जैसे पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि, इनको साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार भी मिले हुए हैं। अब देखिए इनका जो लेखन रहा है वे किस तरह का लेखन रहा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे, चितेरे का मतलब होता है चित्रकार, जो चित्र खींच देता है ना। वैसे देखिए अपने सामने कोई भी वस्तु है, कोई भी ऐसा दृश्य है, उसका हम चित्र खींच सकते हैं, लेकिन समाज में क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या समाज की व्यवहारिकता हो गई है, मानसिकता हो गई है, समाज किस तरफ जा रहा है, उन सब बातों को एक चित्र के रूप में अंकित कर देना, एक शब्द चित्र खींच देना उसका, तो ये लेखन में एक चित्र है ना। वास्तव में इन्होंने चित्र नहीं बनाया है, इन्होंने चित्र बनाया है अपने लेखन के द्वारा लोगों के मन में, लोगों के हृदय में एक चित्र खींचा है, मानस पटल पर एक चित्र खींचा है। मध्य वर्गीय जीवन के कुशल चित्र, मध्य वर्ग के लोगों का जीवन कैसा होता है उस जीवन के कुशल चित्र रहे हैं, कुशल चित्रकार रहे हैं स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। जो वर्गों में समाज बंटा हुआ है अलग अलग वर्गों में, और कई वर्ग ऐसे भी हैं जिन पर शोषण किया जाता है, कई शोषक वर्ग हैं जो कई निम्न वर्गों का शोषण करते हैं, तो उन शोषित होने वाले वर्गों के विरुद्ध नहीं, जो शोषण करने वाले जो वर्ग हैं उनके विरुद्ध शोषित होने वाले वर्गों के मन में एक चेतना का संचार किया है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी इनके लेखन में है। इन्होंने अपने समाज में जो जाति व्यवस्था बनी हुई है और हम उच्च निम्न जातियों के आधार पर जो भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, जो संप्रदाय बने हुए अलग अलग और लिंग भेद भी किया जाता है, उसके आधार पर जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ इन्होंने प्रतिकार का स्वर भी उठाया है, इन्होंने विद्रोह का स्वर भी उठाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। इसके लिए उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से या अन्य लेखन के माध्यम से इन्होंने जागरूकता लाने की कोशिश की है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई इनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। हिंदी में, हिंदी साहित्य में पहले जो भी कहानियां रही हैं, पहले जो भी कहानी लेखक रहे हैं, उनकी कहानियां विशेष तौर से पढ़ी जाती थी, बांटी जाती थी ना। वाचिक परंपरा मतलब जो भी कहानीकार होता, कहानी लिखता, वह दूसरों को सुनाता, सुनने से लोगों को याद रह जाती वही कहानी, वह आगे से आगे अपनी पीढ़ियों को सुनाते रहते। तो जो वाचिक परंपरा रही है हिंदी कहानियों की, उस परंपरा को पुष्ट करती है, समृद्ध करती है इनकी कहानी। और जिस तरह से छोटे छोटे किस्से सुनाए जाते हैं, उसी किस्सा गोई की तरह उसी शैली में लिखी गई इनकी कहानी है, इनकी कहानियां हैं। आज हमने इनके बारे में जाना, इनके लेखन के बारे में जाना कि इन्होंने किस तरह से लेखन किया है, क्या क्या लिखा है, कौन कौन से कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हुए हैं, कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं इन्होंने, और किस वर्ग से संबंधित इनका लेखन कार्य रहा है, ये बातें आज हमने पढ़ी हैं। अब इनका जो पाठ है, इनकी जो कहानी है जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा, इस कहानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, कहानी का परिचय पढ़ते हैं कि कहानी का विषय क्या है, किससे संबंधित कहानी लिखी गई है, उसके बारे में थोड़ा सा
पढ़ते हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। इन्होंने सबसे पहले एक बात समझाने की कोशिश की है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। चारों ओर की एक सीमाएं हो और एक भूभाग हो, उसके अंदर उस भूभाग को ही केवल देश नहीं कह सकते, उसका ही नाम हम देश नहीं रख सकते। देश नाम रखना है तो उसके लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं, कौन से कारक, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तब वह सच्चे अर्थों में देश कहलाने लायक होता है, वह बात बताई है। देश किससे बनता है? देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। वास्तव में देशभक्ति क्या है? देश क्या है? देश तो है उस देश में रहने वाले सारे नागरिक, सारे जीव जंतु, नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वे सारे के सारे उस भूभाग में रहने वाले जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं और जितनी भी प्राकृतिक छटा है, वह सब कुछ उस देश का निर्माण करती है। ठीक है, तो एक देश की परिभाषा, फिर देशभक्ति की परिभाषा सीधी है, उन्होंने अपनी बात कही है कि देशभक्ति क्या है। देशभक्ति उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों से प्रेम करना। एक निश्चित भूभाग, एक सीमा में एक जो भूभाग है, उस भूभाग में जितने भी जो नागरिक रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियां, पहाड़ हैं, वनस्पतियां हैं, जो भी पशु पक्षी हैं, उन सब से अगर हम प्रेम करते हैं, वे उस भूभाग में रहने वाले आपस में उनसे प्रेम करते हैं, तो वास्तव में वह देशभक्ति है। और उस भूभाग में रहने वाले सभी जीवों की समृद्धि के बारे में, समृद्धि के लिए प्रयास करते हैं, तो सच्चे अर्थों में देशभक्ति वही है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। क्या रेखांकित करती है? इसका एक मुख्य पात्र रहेगा, एक मुख्य चरित्र इस कहानी का कैप्टन चश्मे वाले है ना, तो उनके माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है कि किस तरह से अपने देश की समृद्धि में, अपने देश की आजादी में ऐसे करोड़ों नागरिकों का योगदान रहा है। हालांकि हो सकता है उनका नाम किताबों में, इतिहास की किताबों में हम नहीं पढ़ते हों, लेकिन वास्तव में उनका इस देश की समृद्धि में, इसकी देश की आजादी में योगदान रहा है। जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और कहानी का मूल केंद्रीय भाव यह भी है कि देशभक्ति में, इस देश के निर्माण में, इस देश की समृद्धि में, इस देश की आजादी में केवल बड़ों का ही योगदान नहीं है, केवल युवाओं का ही योगदान नहीं है, इसमें बड़ों का भी योगदान है, बूढ़े बुजुर्गों का भी योगदान है, तो उसके साथ साथ उन छोटे बच्चों का भी योगदान है। छोटे बच्चों ने भी समय समय पर इस देश के निर्माण में, इस देश की समृद्धि में, इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, देते भी हैं और देते रहेंगे भी, है ना। तो इस देश के छोटे छोटे बच्चों में भी देशभक्ति की भावना होती है। यही बात इस कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो देखिए, आज हमने लेखक परिचय पढ़ा और जो कहानी थी, इस कहानी का परिचय भी हमने पढ़ा है। कल हम ये नेताजी का चश्मा जो कहानी है वह पढ़ना शुरू करेंगे। काफी बड़ी कहानी है और बहुत ही अच्छा एक इसका केंद्रीय भाव है। देशभक्ति को समझाने की कोशिश की गई है कि देशभक्ति क्या है और किस तरह से निभाई जाती है। हालांकि आजकल वह देशभक्ति धीरे धीरे केवल किताबों तक सीमित रहती जा रही है और उसी देशभक्ति के भाव को वापस हमारे मन में जगाने के लिए, बच्चों के मन में जगाने के लिए इन्होंने ये कहानी लिखी है, नेताजी का चश्मा, जिसे हम अगली क्लास में अगले दिन पढ़ेंगे। आज जो भी पढ़ा है, जिसमें से आपको गृह कार्य के रूप में फ्लिप लर्न पर दे दिया जाएगा गृह कार्य, फिर भी याद रहे कि हमें यह जो लेखक परिचय है उसको नोटबुक में पाठ का नाम डालते हुए, लेखक का नाम डालते हुए और लेखक परिचय की जो विशेष बातें रही हैं, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और इन्होंने क्या क्या लिखा, उसको आप बिंदु बनाते हुए लिखेंगे।
ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। इस पार्ट का बाकी बचा हुआ भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे।